मैं डॉक्टर इरशाद अली खान, सहाचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। आज हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन की न्यूनतम प्रवृत्तियां, गतिशीलता और उसके प्रासंगिकता का अध्ययन करेंगे। गुटनिरपेक्ष नीति का स्वरूप के साथ अधिकाधिक सक्रिय, गतिशील और व्यवहारिक बनती जा रही है। प्रारंभ में इस नीति की नैतिकता और आदर्शवाद का पुट अधिक था, लेकिन गुटनिरपेक्ष देश अब ये अच्छी तरह से समझने लगे हैं कि कोई भी नीति तभी सार्थक उत्पादेय हो सकती है जब उसे यथार्थवाद के धरातल पर उतारा जाए। इस दृष्टि से गुटनिरपेक्षता की न्यूनतम गतिशील प्रवृत्तियां निम्नलिखित हो सकती है। हमारे हिसाब से आज की गुटनिरपेक्षता अपने पुराने स्वरूप के से इसलिए भिन्न है और गतिशील है कि अब गुटनिरपेक्षता में अंतर्गत ये बात संभव मानी जाने लगी है कि यदि किसी गुटनिरपेक्ष राष्ट्र के सोवियत संघ, चीन अथवा अमेरिका के साथ विशेष संबंध हो, यदि फिर भी वह राष्ट्र स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करता हो तो उसे गुटनिरपेक्ष माना जा सकता है। भारतीय सोवियत संघ 1971 के इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। इससे भारत की गुटनिरपेक्षता पर कोई आंच नहीं आई। ऐसी स्थिति में उत्पन्न हो जाती है कि सैनिक गुट से अलग रहना गुटनिरपेक्षता का अनिवार्य तत्व नहीं है। लैटिन अमेरिका के अनेक देश रियो संधि के सदस्य होने के बावजूद गुटनिरपेक्ष देश कहलाए। पाकिस्तान और पुर्तगाल आदि जैसे देश भी सैनिक संधि से जुड़े हुए हैं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल हो गए। गुटनिरपेक्षता के विकास से अब ऐसी अवस्था आ गई कि विदेश नीति की स्वतंत्रता ही अब गुटनिरपेक्षता का एकमात्र मापदंड रह गया। पिछले कुछ वर्षों से गुटनिरपेक्ष देशों में कई औपचारिक संगठन अस्तित्व में आते दिखलाई दे रहे थे। यह महसूस किया जा रहा था कि बिना किसी औपचारिक संस्थागत संगठन के गुटनिरपेक्ष देश विश्व राजनीति में संगठित होकर कार्य नहीं कर सकता है। लुसाको कोलंबो शिखर सम्मेलन में मांग की गई थी गुटनिरपेक्ष देशों में स्थायी सचिवालय हो, किंतु आज तक किसी प्रकार का स्थायी सचिवालय अस्तित्व में नहीं आया। किंतु कतिपय औपचारिक संगठन नजर आए हमें, जैसे समन्वय ब्यूरो सम्मेलन, गुटनिरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन, विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन और संचार मंत्रियों के सम्मेलन। यानी समन्वय ब्यूरो के गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कार्यकारी भुजा कहा जाता है। इसका स्वरूप एक तैयारी समिति की भांति है जो शिखर सम्मेलन के मसौदे तैयार करता है। विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष देशों के विदेश मंत्री भाग लेते हैं। ये सम्मेलन शिखर सम्मेलन हेतु एक कार्यसूची तैयार करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर विचार विमर्श करता है और गुटनिरपेक्षता की सदस्यता के इच्छुक देशों के आवेदनों पर, पत्रों पर विचार विमर्श और निर्णय भी करता है। शिखर सम्मेलन गुटनिरपेक्ष देशों के शासन अध्यक्ष भाग लेते हैं। अभी तक कुल मिलाकर 18 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। ये सम्मेलन प्रति 3 वर्षों के बाद होते हैं। आजकल गुटनिरपेक्ष आंदोलन नव उपनिवेशवाद प्रवृत्तियों का पर्दाफाश करने पर रत है और इसके साथ ही पर्यावरण प्रदूषण, आतंकवाद पर भी उसका बल है। एक दूरविश्व को रोकने का प्रयास भी है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक राजनीतिक आंदोलन में आर्थिक आंदोलन का रूप धारण करता जा रहा है। गुटनिरपेक्ष राष्ट्र नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। गुटनिरपेक्षता की नीति में पारस्परिक आर्थिक सहयोग के तत्वों का विशेष महत्व दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय, जैसे कॉल ने कहा है कि टीएन कॉल ने कहा है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राजनीतिक पहलू की अपेक्षा आर्थिक पहलू पर उत्तरोत्तर अधिक बल दिए जाने की गुटनिरपेक्षता की धारणा में सार्थकता सिद्ध होती जा रही है। यानी वर्तमान स्वरूप में हम ये कह सकते हैं कि इतने वर्ष होने के बाद भी जहां प्रारंभ में राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति, स्वतंत्रता आदि को अपना प्रमुख उद्देश्य बनाया था, वहीं अब प्रवृत्ति परिस्थिति में देश सामाजिक आर्थिक विषमता, शोषण, असमानता को समाप्त करने की मांग अधिक पर बल दे रहे हैं। यानी कि यह देश अधिकारों के प्रति जागरूक हो चुके हैं। जागरूकता के परिणाम ही ये देश समानता और न्यायिक पर आधारित राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की मांग करने लगे हैं। इन्होंने विकसित राष्ट्रों का एकाधिकार को स्वीकृति देना प्रारंभ कर दिया है। अब प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण सुरक्षा के लिए तत्पर हो गए। साम्राज्यवाद उपनिवेश की समाप्ति के बाद उत्पन्न नव उपनिवेशवाद, नव साम्राज्यवाद को पहचान कर इन देशों ने इनका विरोध किए प्रारंभ कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय सूचना व्यवस्था की भी मांग करने लगे। जिस गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रारंभ बिना किसी औपचारिक संगठन के हुआ था, उसी के सदस्य राष्ट्र अब समय की मांग के अनुरूप अनेक औपचारिक संगठन स्थापित कर चुके हैं। इन देशों ने यह अनुभव कर लिया कि बिना किसी औपचारिक और स्थायी संगठन के देश विश्व राजनीति में किसी तरह की सक्रिय भूमिका अदा नहीं कर पाएंगे। अतः एक और उन्होंने गुटनिरपेक्ष देशों का समन्वय ब्यूरो स्थापित किया, तो दूसरी और आपसी विचार में उसकी अधिक प्रधानता महत्व दिया। परिवर्तित परिस्थितियों में आंदोलन ने यह स्वीकार किया कि अब एक गुटनिरपेक्ष देश किसी महाशक्ति से विशेष संबंध रखते हुए भी अपनी स्वतंत्र नीति का पालन करा सकते हैं। इस तथ्य की स्वीकृति से ने आंदोलन के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व अब संपूर्ण रूप से नई पीढ़ी के नेताओं के हाथों में है। इन नेताओं ने अपने पूर्ववर्ती नेताओं की अपेक्षा आदर्शवाद की जगह यथार्थवाद को अपनी नीतियों और निर्णयों के में प्रमुख स्थान दिया है। ये नेता यद्यपि आज भी बहुत कुछ अपने
अपने देशों की पुरानी राष्ट्रीय राजनीतिक परंपराओं से प्रभावित होते हैं, तथापि इन्होंने नए युग की यथार्थवाद राजनीति का रूप चलना सीखकर आंदोलन को नया रूप प्रदान किया है। शीत युद्ध काल में भी विश्व की राजनीति में शीत युद्धोत्तर काल यानी शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात भी गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता भविष्य के बारे में हम कह सकते हैं कि यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उदय का मुख्य कारण यह था कि शीत युद्ध की राजनीति थी। जब सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध की समाप्ति हुई, तब स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठने लगा कि क्या अब गुटनिरपेक्ष आंदोलनों की प्रासंगिकता भी समाप्त हो गई है, क्या इसे भी समाप्त कर दिया जाना चाहिए। कुछ विचारकों का कहना है कि शीत युद्धोत्तर विश्व में गुटनिरपेक्षता कोई औचित्य नहीं रह था। 1995 में जब 11वें शिखर सम्मेलन में समय में आंदोलन के नेताओं ने अपनी उपयोगिता सिद्ध करने का प्रयास किया, अगर हम वर्तमान परिस्थितियों का सही और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करें तो स्पष्ट हो जाएगा कि यदि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के राजनीतिक पक्ष का अब कोई महत्व नहीं रह गया है, तथापि आर्थिक पक्ष अब भी पहले की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण बन गया। यह आंदोलन जो अपने प्रारंभ के समय मुख्यतः राजनीतिक था, एशिया अफ्रीका के देशों के अपने शहर की समाप्ति के साथ ही अपने राजनीतिक लक्ष्य इस एक तरह से प्राप्त कर चुका था, किंतु शीत युद्ध की राजनीति का कारण विश्व शांति की स्थापना के उनके प्रयास अनवरत चल रहे थे। 1973 से ही इस आंदोलन को आर्थिक पक्ष का अपना ध्यान केंद्रित करना प्रारंभ कर दिया था। वर्तमान परिस्थिति में आर्थिक आंदोलन के रूप में गुटनिरपेक्ष का भविष्य सुनिश्चित है जब तक कि विश्व आर्थिक आधार पर उत्तर दक्षिण में विविध रहेगा, जब तक विश्व में समृद्धशाली और गरीब देशों के बीच खाई मौजूदा रहेगी, तब तक गुटनिरपेक्षता का औचित्य भी बना रहेगा। अब आवश्यकता इस बात की है कि शीत युद्धोत्तर काल में यह आंदोलन स्वयं आर्थिक प्रश्नों से अधिक संबंध करे। आज जब विश्व में दो की जगह अनेक शक्ति के केंद्र बन गए हैं, ये कहना चलने लगे अगली शताब्दी आर्थिक संबंधों पर आर्थिक युद्धों की शताब्दी होगी, तब गुटनिरपेक्ष आंदोलन को भी राष्ट्रों के मध्य विवेक पर आधारित प्रजातांत्रिक समानता पूर्वक और शोषणहीन संबंध स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। वर्तमान परिस्थितियों में इस आंदोलन के सदस्य राष्ट्रों को यह ध्यान रखना होगा कि कहीं आर्थिक सहयोग के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से तृतीय विश्व के देश एक बार फिर अपनी स्वतंत्रता न खो बैठे। अब इन देशों को अपने ध्यान केंद्रित करना होगा नव स्वतंत्रतावाद और नव उपनिवेशवाद के विरुद्ध। गुटनिरपेक्षता का एक उद्देश्य स्वयं को शीत युद्ध की राजनीति से अलग रखते हुए विश्व शांति और स्वतंत्रता को प्रोत्साहन देना भी था। अब अतः जब तक इसके सदस्य राष्ट्रों को आर्थिक विकास नहीं हो जाता, वे अब सभी आत्मनिर्भर नहीं हो जाते, तब तक इस आंदोलन को अपना कार्य अनवरत रूप से करना होगा। इसके अतिरिक्त अभी भी विश्व शस्त्रीकरण, सैनिकीकरण, आतंकवाद आदि की समस्याओं से जूझ रहा है। जब तक विश्व की बीमारी, भूखमरी, गरीबी, युद्ध, संहार की प्रवृत्तियां समाप्त नहीं होगी, तब तक स्थायी शांति की स्थापना नहीं हो सकती। जब तक विश्व में शांति की स्थापना नहीं होगी, तब तक इस आंदोलन की प्रासंगिकता को किसी रूप में नकारा नहीं जा सकता। शीत युद्धोत्तर विश्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अपना आर्थिक व्यवस्था को समानता और न्याय के सिद्धांत पर आधारित निर्मित केंद्रित करना होगा। तृतीय विश्व के देशों में के आर्थिक अधिकारों के लिए, उनके प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए, उनके पर्यावरण को नष्ट होने से बचाने के लिए आंदोलन को अपनी शक्ति केंद्रित करनी होगी। द्वितीय विश्व युद्धोत्तर काल में विश्व राजनीतिक संगठन का हर्ष देख चुका है। वार्सा पैक्ट भंग कर दिया गया है और नाटो के स्वरूप में परिवर्तन आता जा रहा है। यह तो हाल है कि शीत युद्ध के दो प्रमुख सैनिक संगठनों का सीटो जैसे अन्य सैन्य संगठन भी महत्व खो चुके हैं, किंतु आर्थिक संगठन जैसे आसियान अपना महत्व पूर्ववत बनाए हुए हैं। जर्मनी और जापान की आर्थिक शक्ति के रूप में उदय से स्पष्ट कर दिया है कि आने वाला समय आर्थिक शक्ति संपन्न देशों का होगा। अर्थव्यवस्था के माध्यम से विकासशील देशों को खतरा की संभावना है। आने वाले समय में भी उपयोगिता बनाए रखते हुए गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अपना विस्तृत संगठन बनाए रखते हुए अपने सदस्यों के आर्थिक अधिकारों के लिए लड़ना होगा। ऐसा नहीं है कि इस दिशा में प्रयास प्रारंभ नहीं हुए। इस आंदोलन ने समानता और न्याय पर आधारित नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग की तो प्रारंभ की है, साथ ही उत्तर और दक्षिण के देशों में सहयोग, दक्षिण के देशों में परस्पर सहयोग की वृद्धि को भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हुए इस दिशा में भी प्रयास प्रारंभ कर दिया गया है। G77 गेट के साथ मिलकर समानता और न्याय पर आधारित नई व्यवस्था स्थापित करने के लिए कार्य किया है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन अभी भी एक उपयोगी अपरिहार्य मंच के रूप में कार्य कर सकता है। यह इस स्थिति से स्पष्ट है कि अब तक शीत युद्धोत्तर काल में इसका एक ही शिखर सम्मेलन हुआ, उसमें भी तुर्कमेनिस्तान को नया पूर्ण सदस्य बनाया गया था। पहले
यूक्रेन को भी अतिथि राज्य बनाया गया था। यानी अभी तक 120 सदस्य देश जो इसके सदस्य बन चुके हैं। इसका भविष्य के बारे में हम कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन अधिक प्रासंगिक होगा, जैसे कि नव उपनिवेश का विरोध करना, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना का प्रयास करना, उत्तर दक्षिण देशों के मध्य आर्थिक संबंध स्थापित करना, और उसके अलावा दक्षिण सहयोग का विस्तृत करना, नई अंतर्राष्ट्रीय सूचना व्यवस्था को कायम करना और निशस्त्रीकरण का प्रयास करना, और अस्त्रहीन शस्त्रों की स्थापना करना, भेदभावपूर्ण अणु प्रसार प्रतिबंध संधियां जैसे NPT और CTBT आदि का विरोध करना, और तृतीय विश्व के देशों के प्राकृतिक संसाधन की रक्षा करना, हिंद महासागर की शांति को बनाए रखना, सदस्य देशों की समुद्र संपदा की रक्षा करना, विकसित देशों के कार्यों के कारण होने वाले पर्यावरण के नुकसान को रोकना, तथा संयुक्त राष्ट्र संघ को आर्थिक प्रजातांत्रिक आधार पर पुनर्गठित करवाने के लिए प्रयास करना, आतंकवाद की समाप्ति करना, एक ध्रुव विश्व शक्ति को रोकना, सुरक्षा परिषद में दक्षिण के देशों को स्थायी सदस्य बनाना, पर्यावरण और श्रम का उचित कानून बनाना, आपसी संघर्ष को शांतिपूर्ण तरीके से हल करना, बहुध्रुवीय विश्व की कल्पना करना, तकनीकी प्रौद्योगिकी संचार सूचना और विकासात्मक कार्यों पर अधिक ध्यान देना, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय करना, गरीबी बेरोजगारी पिछड़ेपन को दूर करना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की उधारी सरलीकरण करना, और एक विश्व ग्राम की स्थापना करने का प्रयास करना, ये हमारा महत्वपूर्ण स्थान होगा। यानी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है उसका हम ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक स्थायित्व बन गया है। राष्ट्रों के अस्तित्व की भांति ही उसका अस्तित्व और प्रासंगिकता निरंतर बनी रहेगी। इसका मूल कारण है गुटनिरपेक्ष संबंध विकासशील राष्ट्रों की स्वतंत्रता, उसके अक्षुण्ण बनाए रखने की आवश्यकता और विकास से है, न कि शीत युद्ध या उसकी समाप्ति और गुटबंदी से। संक्षेप में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संबंध मुख्यतः 5D से है, जैसे वी उपनिवेशीकरण, डीकोलोनाइजेशन, विकास डेवलपमेंट, तनाव शिथिल देशांत, निशस्त्रीकरण डिसआर्मामेंट, और लोकतांत्रिकरण डेमोक्रेटाइजेशन, अशांत और अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित विश्व में एक सुरक्षा नली के रूप में गुटनिरपेक्ष आंदोलन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। आज इतना ही। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अध्याय पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है आज। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कुछ तथ्य और छुप गए थे, जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि यानी आज संयुक्त राष्ट्र संघ के 2/3 देश गुटनिरपेक्षता के दायरे में है। संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न मंचों से गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने विश्व शांति, उपनिवेशवाद का अंत, अस्त्र परमाणु अस्त्रों को पर रोक, निशस्त्रीकरण, हिंद महासागर को शांति क्षेत्र बना घोषित करना, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का निर्माण करता आदि विषयों पर संगठित रूप से कार्रवाई की है और सफलता हासिल भी की है। यह भी प्रश्न उठता है कि आज गुटनिरपेक्षता का कोई औचित्य नहीं है, और जिसमें हम ये कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में साम्यवाद को कब्र में दफनाया जा चुका है, वार्सा पैक्ट भंग कर दिया गया है, और नाटो की भूमिका में परिवर्तन आ गया है। और इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि शीत युद्ध में जैसे कि जर्मनी का एकीकरण भी हुआ था, और गुटनिरपेक्षता का उदय शीत युद्ध के संदर्भ में हुआ था। आज शीत युद्ध का अंत हो जाने के कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन अप्रासंगिक हो गया, ऐसा कहना गलत है। यानी कि इस संबंध में अनेक देशों ने अलग अलग समय में अपनी राय दी थी। यानी कि गुटनिरपेक्ष देशों में जैसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, नई अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था, अणु निशस्त्रीकरण, दक्षिण सहयोग, एक ध्रुव विश्व, यानी इस प्रकार से हम इन सभी का अध्ययन करते हैं। यानी कि आज इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी जिसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 120 सदस्य देश बन गए हैं, यानी कंवर नटवर सिंह ने इस संबंध में कहा था कि इस आंदोलन के लिए जरूरी हो गया है कि वह विश्व को सुधारने से पहले स्वयं को सुधारे। आंदोलन द्वारा किए जाते रहे विचार विमर्श में नैतिक एवं मूल्य पर आधारित दृष्टिकोण का अभाव दिखाई देने लगा है। जिनेवा जो 1996 में CTBT प्रारूप पर भारत का साथ देने वाला एक भी गुटनिरपेक्ष देश नहीं था। अर्जेंटीना, ब्राजील, मिस्र आदि प्रमुख देशों ने भारत का समर्थन देने के बजाय अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के साथ दिया, जिससे विकसित देशों को स्पष्ट पता चल गया कि गुटनिरपेक्ष देशों में एकता नहीं। इसलिए गुटनिरपेक्ष देशों को यह तय करना होगा कि वह स्वयं
एकीकृत रहे, एक रहे और उनमें कोई आपस में भेदभाव ना रहे। आज इतना ही, धन्यवाद।